नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निवेश बाजार में, जहां हम स्टॉक मार्केट को सिर्फ एक कमाई का जरिया नहीं बल्कि एक समझदारी भरा सफर मानते हैं। इस खास फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज में हम हर वीडियो के साथ आपको एक कदम और करीब ला रहे हैं उस सोच के, उस नजरिए के जो एक सच्चे निवेशक को आम निवेशक से अलग बनाता है। और आज हम पहुंचे हैं इस सफर के एक बेहद अहम मोड़ पर, क्योंकि आज बात सिर्फ बैलेंस शीट को पढ़ने की नहीं होगी। आज हम सीखेंगे कि बैलेंस शीट से निकलने वाले महत्वपूर्ण फाइनेंशियल रेशियोज क्या होते हैं और इन्हें कैसे समझें, कैसे निकालें और कैसे काम में लें। क्योंकि दोस्तों, नंबर तो हर कंपनी की रिपोर्ट में होते हैं, लेकिन एक समझदार निवेशक उन नंबरों के पीछे छिपी सच्चाई को देखता है। इन रेशियो की मदद से आप जान पाएंगे कंपनी असल में कितनी मजबूत है, कितना जोखिम है और कितना मुनाफा कमाने की क्षमता रखती है। यानी आज का वीडियो आपको बैलेंस शीट को सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, एक पावरफुल डिसीजन मेकिंग टूल की तरह इस्तेमाल करना सिखाएगा। देखिए दोस्तों, बैलेंस शीट को आप कंपनी की एक स्नैपशॉट समझिए, एक तस्वीर जो ये दिखाती है कि किसी भी एक समय पर कंपनी की आर्थिक सेहत कैसी है। इसके 3 बड़े हिस्से होते हैं, उसके पास क्या क्या एसेट्स हैं, उस पर कितनी जिम्मेदारियां यानी लायबिलिटीज हैं और उसमें कितना हिस्सा खुद कंपनी का यानी शेयर होल्डर्स इक्विटी है। अब यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब हम इन नंबरों को सिर्फ पढ़ते नहीं, समझते हैं। यही काम करता है रेशियो एनालिसिस, जो बैलेंस शीट के आंकड़ों को एक नज़र में समझ आने वाली भाषा में बदल देता है। मतलब, जैसे डॉक्टर आपकी ब्लड रिपोर्ट देखकर सिर्फ नंबर नहीं पढ़ता, वो ये समझता है कि कोई पैरामीटर हाई है, लो है या नॉर्मल है। उसी तरह रेशियोज हमें बताते हैं कि कंपनी की स्थिति साधारण है या सीरियस। क्या कंपनी बहुत कर्ज में डूबी है? क्या उसके पास कैश फ्लो पर्याप्त है? क्या वो अपनी एसेट्स को अच्छी तरह से यूज कर रही है? क्या उसका इक्विटी स्ट्रॉन्ग है या कमजोर? इन सभी सवालों का जवाब बैलेंस शीट में मौजूद नंबरों को कुछ आसान फॉर्मूलास में डालकर मिल सकता है। और सबसे शानदार बात यह है कि ये सारे रेशियो आप खुद निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको उसका सही फॉर्मूला, उसका मतलब और उसका इंटरप्रिटेशन आना चाहिए। यानी रेशियो एनालिसिस एक तरह से वो चश्मा है जिससे आप किसी भी कंपनी की सच्ची तस्वीर देख सकते हैं और खुद डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें निवेश करना समझदारी है या नहीं। चलिए दोस्तों, सारे रेशियो को एक एक कर समझते हैं। लिक्विडिटी रेशियोज वो पैमाने होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म जिम्मेदारियां, यानी जो पैसे उसे जल्दी चुकाने हैं, जैसे कर्ज, बिल, वेतन या सप्लायर्स का भुगतान, उन्हें समय पर चुका पाएगी या नहीं। सीधी भाषा में कहें तो, अगर कंपनी के पास अभी के अभी कितना कैश या जल्दी कैश बनने वाली चीजें, मतलब एसेट्स हैं, जिससे वो अपनी उधारी या देनदारियां मतलब लायबिलिटीज चुका सके। सोचिए, अगर आपके पास अगले महीने 50,000 रुपये का बिजली बिल, EMI और किराया भरना है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 10,000 हैं, तो आपकी लिक्विडिटी कम है। यही चीज़ हम कंपनियों में रेशियो के जरिए मापते हैं। अब बात करते हैं 2 सबसे ज़रूरी लिक्विडिटी रेशियोज की। पहला है करंट रेशियो। ये एक ऐसा पैमाना है जिससे हम ये समझते हैं कि कोई कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म जिम्मेदारियां, यानी 1 साल के अंदर चुकाने वाले उधार, बिल या खर्चों को समय पर चुका सकती है या नहीं। ये रेशियो कंपनी की लिक्विडिटी यानी नकद स्थिति को मापता है। अब सोचिए, आपके ऊपर अगले महीने 1 लाख रुपए का कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी है और आपके पास बैंक अकाउंट में 1,50,000 रुपये पड़ा है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हैं कि कर्ज समय पर चुका देंगे। यही बात कंपनियों पर लागू होती है। अगर कंपनी के पास तुरंत इस्तेमाल करने लायक जो संपत्तियां हैं, जैसे कैश, बैंक बैलेंस, रिसीवेबल्स, इन्वेंटरी आदि, वो उसकी 1 साल में चुकाने वाली जिम्मेदारियों से ज़्यादा हैं, तो कंपनी सुरक्षित मानी जाती है। इसका फॉर्मूला होता है करंट रेशियो इक्वल्स करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी के पास 3 लाख रुपए के करंट एसेट्स हैं और 1,50,000 रुपए की करंट लायबिलिटीज। तो उसका करंट रेशियो होगा 3 लाख 50,000 इक्वल्स 2.0। इसका मतलब है कि कंपनी के पास हर 1 रुपया की उधारी के लिए 2 रुपये मौजूद हैं,
यानी वो आराम से अपनी देनदारियां पूरी कर सकती है। आमतौर पर 1.5 से 2 के बीच का करंट रेशियो अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह बताता है कि कंपनी के पास पर्याप्त रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो पैसे को बेवजह आइडल भी नहीं छोड़ रही। हाँ, अगर यह रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे 4 या 5, तो इसका मतलब हो सकता है कि कंपनी अपने पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर रही, उसे ग्रोथ में या निवेश में लगाना चाहिए था। वहीं अगर करंट रेशियो 1 से नीचे चला जाए, तो समझ जाए कि कंपनी को अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज चुकाने में दिक्कत आ सकती है, और यह निवेशकों के लिए एक रेड फ्लैग होता है। तो कुल मिलाकर करंट रेशियो हमें कंपनी की रोजमर्रा की वित्तीय सेहत का आईना दिखाता है और बताता है कि संकट के समय कंपनी कितना टिक सकती है। इसलिए जब भी किसी कंपनी में निवेश करने की सोचें, तो उसका करंट रेशियो ज़रूर चेक करें, जैसे किसी इंसान की हेल्थ रिपोर्ट में उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। दूसरा है क्विक रेशियो, मतलब ये कंपनी की इमरजेंसी लिक्विडिटी की टेस्टिंग रिपोर्ट होती है। क्विक रेशियो को अक्सर एसेट टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है, क्योंकि ये टेस्ट कंपनी की लिक्विडिटी की सबसे सख्त परीक्षा लेता है। मतलब ये देखता है कि अगर कल अचानक कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए, तो कंपनी के पास कितनी जल्दी पैसे इकट्ठा करने वाली ताकत है। इसका फॉर्मूला है क्विक रेशियो इक्वल्स करंट एसेट्स इन्वेंटरी करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ समझने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसमें से इन्वेंटरी को हटा दिया जाता है, यानी जो माल गोदाम में रखा है वो इसमें नहीं गिना जाता। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं कि माल तुरंत बिक जाए और उससे पैसे मिल जाएं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए की करंट एसेट्स हैं, जिसमें 40,000 रुपये इन्वेंटरी है और 60,000 रुपये कैश और रिसीवेबल्स हैं, और आपको अगले महीने 50,000 रुपये चुकाने हैं। तो क्विक रेशियो होगा 1,40,000 50,000 इक्वल्स 60,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इक्वल्स 1.2। इसका मतलब है कि अगर कल कंपनी पर अचानक भुगतान का दबाव आ जाए, तो वो बिना माल बेचे सिर्फ अपने तात्कालिक नकद संसाधनों से ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकती है, और यह निवेशक के लिए बहुत सुकून देने वाली बात है। क्विक रेशियो दरअसल हमें बताता है कि कंपनी कितनी जल्दी नकदी में बदल सकने वाली संपत्तियों के दम पर अपनी कम समय की देनदारियों को संभाल सकती है। इसीलिए इसे लिक्विडिटी का एसेट टेस्ट कहते हैं। जैसे किसी इंसान की हालत देखने के लिए इमरजेंसी रूम में सबसे पहले उसके हार्ट और ब्रेन का टेस्ट होता है, वैसे ही ये रेशियो हमें कंपनी के फाइनेंशियल हार्ट बीट के बारे में बताता है। अब याद रखिए, 1 से ऊपर का क्विक रेशियो अच्छा माना जाता है। इसका मतलब है कि कंपनी के पास तुरंत इस्तेमाल होने लायक पैसे या उसके बराबर के संसाधन हैं। लेकिन अगर ये रेशियो 1 से नीचे है, तो इसका मतलब है कि कंपनी को इन्वेंटरी बेचे बिना अपना कर्ज चुकाने में दिक्कत हो सकती है, और ये संकेत देता है कि कंपनी ज़्यादा लीन या रिस्की स्थिति में है। तो भाई, जब भी आप किसी कंपनी में निवेश करने की सोचें, करंट रेशियो से कंपनी की सामान्य हालत देखिए और क्विक रेशियो से उसकी इमरजेंसी हालत को समझिए। दोनों मिलकर आपको बताते हैं कि कंपनी संकट में कितनी देर टिक सकती है, और यही असली ताकत होती है किसी बिजनेस की। तो आखिर इसका निवेश में क्या रोल है? लिक्विडिटी रेशियोज हमें ये जानने में मदद करते हैं कि अगर कंपनी पर कोई अचानक खर्च या कर्ज चुकाने का दबाव आ गया, तो क्या वो संभल पाएगी। अगर लिक्विडिटी अच्छी है, कंपनी सेफ है, डिफॉल्ट नहीं करेगी। अगर लिक्विडिटी कमज़ोर है, पैसे की तंगी हो सकती है, जिससे शेयर प्राइस भी गिर सकता है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राहुल और अजय। दोनों की सैलरी 50,000 रुपये है। राहुल के पास 30,000 रुपये की एफडी और बैंक में 20,000 रुपये पड़ा है। अजय के पास 30,000 रुपये का फ्रिज, टीवी और 5,000 रुपये बैंक में। अब दोनों को कल 10,000 रुपये उधार चुकानी है। राहुल झट से चुका देगा क्योंकि उसके पास लिक्विडिटी है। अजय को फ्रिज बेचकर चुकाना होगा, यानी लिक्विडिटी कम है। कंपनी में भी यही लॉजिक लागू होता है। अब बात करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। कंपनी की दीर्घकालिक ताकत और भरोसे का पैमाना है। जब आप किसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि वो कंपनी केवल आज की नहीं, लंबे समय तक टिकने लायक है या नहीं। यहीं आता है सॉल्वेंसी रेशियो का रोल। सॉल्वेंसी रेशियो ये बताता है कि कंपनी अपने लंबे समय के कर्जों को चुकाने में कितनी सक्षम है।
यानी क्या कंपनी सिर्फ दिखावे में बड़ी है या उसकी हड्डियां भी मजबूत हैं। जैसे कोई इंसान अच्छा दिखता हो लेकिन अगर उसका बीपी, शुगर और हार्ट सही से काम नहीं कर रहे हों तो वो हेल्दी नहीं माना जाएगा। वैसे ही कंपनी का बैलेंस शीट अच्छा दिखने से कुछ नहीं होता, अगर वो लोन चुकाने की हालत में नहीं है तो खतरा है। वैसे तो कई तरीके होते हैं सॉल्वेंसी को मापने के, लेकिन एक सिंपल और बेसिक तरीका है। सॉल्वेंसी रेशियो इक्वल्स नेट इनकम जोड़ डिप्रिशिएशन टोटल लायबिलिटीज। इससे पता चलता है कि कंपनी अपनी पूरी देनदारियों लायबिलिटीज को निपटाने के लिए हर साल कितना पैसा बना रही है। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी का नेट इनकम 10 करोड़ रुपए है और डिप्रिशिएशन 2 करोड़ रुपए है। उसकी टोटल लायबिलिटीज हैं 40 करोड़ रुपए। तो सॉल्वेंसी रेशियो इक्वल्स 10 जोड़ 240 इक्वल्स 0.30 या 30%। इसका मतलब है कि कंपनी हर साल अपनी कुल देनदारियों का 30% कवर कर रही है। ये अच्छा संकेत है क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी धीरे धीरे अपने कर्ज को खत्म करने की स्थिति में है। क्यों जरूरी है सॉल्वेंसी रेशियो? 1. लंबे समय की सुरक्षा। ये बताता है कि कंपनी भविष्य में दिवालिया मतलब बैंकरप्ट होगी या नहीं। 2. कम रिस्क। ज़्यादा भरोसा। निवेशकों और बैंक दोनों को भरोसा होता है कि कंपनी कर्ज चुकाएगी। 3. मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी समझ में आती है। अगर रेशियो बहुत कम है तो शायद कंपनी ने ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज लिया हुआ है या उसका बिजनेस मॉडल उतना मजबूत नहीं है। लो सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब है, अगर किसी कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो बहुत कम है तो ये संकेत देता है कि कंपनी पर कर्ज का बहुत दबाव है और वो उससे उबर नहीं पा रही। ऐसे में अगर मंदी आए, बिजनेस स्लो हो जाए या अचानक कोई नुकसान हो तो वो कंपनी जल्दी टूट सकती है। हाई सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब है, इसका मतलब कंपनी की नींव मजबूत है, वह आराम से अपने सारे कर्ज चुकाने की स्थिति में है। ऐसे में निवेशकों को ज़्यादा भरोसा होता है और कंपनी को बैंक से भी आसानी से लोन मिल जाता है। तो भाई, सॉल्वेंसी रेशियो से हमें कंपनी की लंबी रेस का घोड़ा होने की क्षमता दिखती है। सिर्फ आज मुनाफा कमाना काफ़ी नहीं है, आने वाले 5 से 10 सालों तक कैसे चलेगी ये जानने के लिए सॉल्वेंसी रेशियो आपकी सबसे सच्ची रिपोर्ट बनता है। सॉल्वेंसी रेशियोज के भी कुछ मुख्य प्रकार होते हैं जो अलग अलग एंगल से कंपनी की दीर्घकालिक मतलब लॉन्ग टर्म वित्तीय सेहत मतलब फाइनेंशियल हेल्थ को परखते हैं। चलिए इनको एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए कि कौन सा रेशियो क्या बताता है। पहला है डेट टू इक्विटी रेशियो। ये बताता है कि किसी कंपनी ने अपने बिजनेस को चलाने के लिए कितना पैसा उधार लिया है और कितना पैसा उसके मालिकों यानी शेयरहोल्डर्स ने लगाया है। इसका फॉर्मूला होता है टोटल डेट भाग शेयरहोल्डर्स इक्विटी। अगर ये रेशियो 1 है तो इसका मतलब है कि कंपनी ने जितना खुद का पैसा लगाया है उतना ही कर्ज भी लिया है। अगर ये 0.5 है तो इसका मतलब है कंपनी ने हर 1 रुपया के खुद के पैसे पर 50 पैसे का लोन लिया है, जो काफ़ी सेफ माना जाता है। ये रेशियो जितना कम होगा, कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति उतनी ही मजबूत और रिस्क कम मानी जाएगी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक कंपनी पर 50 करोड़ रुपए का लोन है और उसके मालिकों ने 100 करोड़ रुपए लगाए हैं, तो उसका डेट टू इक्विटी रेशियो होगा 0.5। इसका मतलब है कि कंपनी ज़्यादा कर्ज पर निर्भर नहीं है और ज़्यादा भरोसेमंद मानी जा सकती है। लेकिन अगर कोई कंपनी 200 करोड़ रुपए का लोन लेकर 100 करोड़ रुपए का खुद का पैसा लगा रही है, यानी रेशियो इक्वल्स टू, तो वो बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबी हुई है और अगर कमाई में गिरावट आई तो वो संकट में आ सकती है। इसलिए निवेश करने से पहले ये रेशियो ज़रूर चेक करना चाहिए ताकि आप समझ सकें कि कंपनी के फाइनेंशियल फाउंडेशन कितने मजबूत हैं। इस रेशियो से क्या पता चलता है? 1. लो रेशियो जैसे 0.3 या 0.5। यदि कंपनी कर्ज पर बहुत कम निर्भर है, वो ज़्यादातर अपने ही पैसों से बिजनेस चला रही है, ये सुरक्षित और स्थिर माना जाता है। 2. हाई रेशियो जैसे 2 या 3। यदि कंपनी ने बहुत ज़्यादा कर्ज ले रखा है, ऐसा बिजनेस ज़्यादा रिस्की होता है क्योंकि अगर मुनाफा नहीं आया तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो सकता है। इन्वेस्टर के लिए ये क्यों ज़रूरी है, ये भी जान लेते हैं। अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं
तो आप देखना चाहेंगे कि वो कितने भरोसेमंद तरीके से चल रही है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा है तो मतलब कंपनी कर्ज के बोझ में दब सकती है, और अगर बहुत कम है तो इसका मतलब कंपनी का फाउंडेशन मजबूत है और रिस्क कम है। हर इंडस्ट्री के लिए अच्छा रेशियो अलग हो सकता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपिटल हैवी इंडस्ट्रीज जैसे रेल, बिजली, स्टील में रेशियो थोड़ा ज़्यादा होना सामान्य है। लेकिन सॉफ्टवेयर या एफएमसीजी जैसी कंपनियों में रेशियो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो हमें बताता है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कितनी मजबूत है। आप इसे देखकर समझ सकते हैं कि कंपनी ने कितना उधार ले रखा है और वो अपने खुद के पैसों से कितना काम कर रही है। निवेश करने से पहले इस रेशियो को ज़रूर देखना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे की, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये बताता है कि कोई कंपनी अपने कर्ज का ब्याज इंटरेस्ट चुकाने में कितनी सक्षम है। मतलब कंपनी जितना मुनाफा कमा रही है, क्या उससे वो अपने लोन का ब्याज आराम से चुका सकती है या नहीं। इसका फॉर्मूला होता है EBIT भाग इंटरेस्ट एक्सपेंस। यहाँ EBIT का मतलब है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, यानी ब्याज और टैक्स देने से पहले की कमाई। मान लीजिए किसी कंपनी की EBIT 10 करोड़ रुपए है और उसे 2 करोड़ रुपए का ब्याज चुकाना है, तो उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा 10/2 = 5, यानी कंपनी अपनी ब्याज की रकम को 5 बार कवर कर सकती है। ये बहुत ही सेफ स्थिति मानी जाती है। अब सोचिए एक दूसरी कंपनी की EBIT भी 10 करोड़ रुपए है लेकिन उसका ब्याज देना है 9 करोड़ रुपए, तो रेशियो होगा 10/9 = 1.11। ये बताता है कि कंपनी के पास ब्याज चुकाने के बाद बचने के लिए बहुत ही कम पैसा रहेगा, और अगर कमाई थोड़ी भी गिरी तो कंपनी डिफ़ॉल्ट कर सकती है। यानी ये रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा। इस रेशियो का इस्तेमाल खास तौर पर तब किया जाता है जब हम ये जानना चाहते हैं कि कंपनी ने जो लोन लिया है वो उस पर बोझ बन रहा है या कंपनी आसानी से उसे संभाल पा रही है। 3 से ऊपर का रेशियो आमतौर पर सेफ माना जाता है, जबकि 1.5 से नीचे का मतलब होता है खतरे की घंटी। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगर किसी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत कम जैसे 1.5 या उससे नीचे है, तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी की कमाई में से बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में चला जाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि कंपनी के पास कर्ज चुकाने की कम क्षमता है, और अगर मुनाफा थोड़ा भी घटा तो कंपनी डिफ़ॉल्ट कर सकती है। ऐसी कंपनी को रिस्की माना जाता है, खासकर जब मार्केट में मंदी हो या ब्याज दरें बढ़ रही हों। उदाहरण से समझो, EBIT = 3 करोड़ रुपए, इंटरेस्ट = 2.5 करोड़ रुपए, रेशियो = 3/2.5 = 1.2। बहुत कम और खतरनाक स्थिति। हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगर किसी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो उच्च 3 या उससे ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अपनी ब्याज की जिम्मेदारी को बहुत आराम से निभा सकती है। इसका मतलब होता है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रॉन्ग है और उसमें लोन संभालने की अच्छी क्षमता है। निवेशकों और बैंकों को ऐसी कंपनी पर भरोसा होता है। उदाहरण से समझो, EBIT = 12 करोड़ रुपए, इंटरेस्ट = 2 करोड़ रुपए, रेशियो = 12/2 = 6। बहुत सुरक्षित और भरोसेमंद स्थिति। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक इन्वेस्टर के लिए क्यों जरूरी है? सोचिए आप किसी दोस्त को उधार पैसा देने वाले हैं, लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि वो दोस्त हर महीने इतनी कमाई करता भी है या नहीं कि वो आपका ब्याज और उधार लौटा सके। अगर वो बेली गुजारा कर रहा है तो क्या आप उसे पैसा देंगे? ठीक वैसे ही, जब आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, चाहे शेयर खरीदकर या डेब्ट फंड्स के जरिए, तो आप इनडायरेक्टली उसे उधार या निवेश दे रहे होते हैं। अब आप ये जानना चाहेंगे कि ये कंपनी हर साल अपने कर्ज का ब्याज चुकाने लायक है या नहीं, और यही बात आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताता है। क्यों जरूरी है ये रेशियो? 1. कंपनी की फाइनेंशियल सेफ्टी का सिग्नल देता है। ये रेशियो बताता है कि कंपनी अपने कर्ज पर लगने वाला ब्याज कितनी आसानी से चुका सकती है। अगर ये रेशियो कम है तो कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रेस में हो सकती है। अगर ये रेशियो अच्छा है तो कंपनी सेफ जोन में मानी जाती है। 2. रिस्क जांचने में मदद करता है।
एक इन्वेस्टर का पहला काम होता है रिस्क को समझना। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बताता है कि कंपनी कहीं कर्ज के बोझ में तो नहीं डूब रही। अगर हाँ, तो आपके पैसे डूब सकते हैं। 3. ब्याज दरों में बदलाव का असर समझने में मदद मिलती है। अगर कंपनी की कमाई के मुकाबले उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो RBI द्वारा ब्याज दर बढ़ाने पर कंपनी की हालत और बिगड़ सकती है। 4. लंबी अवधि का निवेश करते समय पीस ऑफ माइंड देता है। जब आप किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में पैसा लगाते हैं, तो आपको ये जानकर सुकून होता है कि उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है और वो लंबे समय तक टिक सकती है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको कंपनी के अंदर झांककर उसकी असली फाइनेंशियल ताकत देखने का मौका देता है। जैसे डॉक्टर रिपोर्ट देखकर कहता है कि बॉडी फिट है या नहीं, वैसे ही ये रेशियो बताता है कि कंपनी निवेश के लिए फिट है या नहीं। चलिए अब बात करते हैं एफिशिएंसी रेशियो की, जिसे एक्टिविटी रेशियो भी कहा जाता है। एफिशिएंसी रेशियो क्या होता है? एफिशिएंसी रेशियो ये बताता है कि कोई कंपनी अपने संसाधनों जैसे कि इन्वेंटरी, एसेट्स, अकाउंट्स रिसीवेबल का कितना स्मार्ट और प्रोडक्टिव इस्तेमाल कर रही है। मतलब कंपनी के पास जो कुछ है, वो उससे कितनी तेजी और कुशलता से पैसा बना रही है। इसे ऐसे समझिए, अगर 2 दुकानें हैं, दोनों के पास 10 लाख रुपए का माल है, लेकिन पहली दुकान हर महीने उस माल को बेचकर 3 बार नया माल खरीदती है और दूसरी सिर्फ 1 बार। तो बताइए कौन ज़्यादा एफिशिएंट है? बिल्कुल पहली वाली, क्योंकि वो अपने पैसे को घुमा घुमा कर बार बार कमा रही है। यही होती है एफिशिएंसी। उदाहरण के साथ समझिए, मान लीजिए एक कंपनी के पास 50 लाख रुपए की इन्वेंटरी है और उसने साल भर में 2 करोड़ रुपए की सेल्स की, तो उसका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो होगा इन्वेंटरी टर्नओवर इक्वल्स टोटल सेल्स एवरेज इन्वेंटरी इक्वल्स 2 करोड़ रुपए पर 50 लाख रुपए इक्वल्स 4 बार। इसका मतलब कंपनी ने साल में 4 बार अपनी पूरी इन्वेंटरी को घुमा दिया, यानी बहुत अच्छा माल बेच रही है। अगर कोई दूसरी कंपनी 1.5 करोड़ रुपए की ही सेल कर पाए 50 लाख रुपए की इन्वेंटरी पर, तो उसका रेशियो होगा 3। इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम है। क्यों जरूरी है एफिशिएंसी रेशियो? 1. ऑपरेशनल स्ट्रेंथ को दिखाता है। इससे पता चलता है कि कंपनी अपने एसेट्स का कितना सही इस्तेमाल कर रही है। जो कंपनी ज़्यादा एफिशिएंट होती है, वो कम लागत में ज़्यादा कमा पाती है। 2. कैश फ्लो बेहतर रहता है। जब इन्वेंटरी जल्दी घूमती है या कस्टमर्स जल्दी पेमेंट करते हैं, तो कंपनी के पास हमेशा कैश रहता है, जो बहुत बड़ी ताकत होती है। 3. इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मदद मिलती है। एक इन्वेस्टर जानना चाहता है कि उसका पैसा ऐसी कंपनी में लगा है जो आलसी नहीं है, बल्कि अपने संसाधनों से पूरा काम निकाल रही है। एफिशिएंसी रेशियोज उस इनविजिबल इंजन को दिखाते हैं जो कंपनी के अंदर काम कर रहा है। अगर कंपनी बहुत ज़्यादा इन्वेंटरी रखे बैठी है या कस्टमर्स से पैसे ही नहीं ले पा रही, तो भले ही प्रॉफिट दिखे, पर असलियत में मशीनरी धीमी चल रही है। एफिशिएंसी रेशियोज के भी कुछ महत्वपूर्ण भाग होते हैं जिनको हम समझेंगे। तो पहला है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। आइए अब बहुत ही आसान भाषा में इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो को गहराई से समझते हैं। पहला पॉइंट, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो क्या होता है? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि एक कंपनी ने किसी एक साल में अपनी इन्वेंटरी यानी माल का स्टॉक को कितनी बार खरीदा और बेचा। आसान भाषा में कहें तो ये रेशियो हमें दिखाता है कि कंपनी का माल कितनी तेजी से बिकता है। अगर किसी कंपनी का इन्वेंटरी टर्नओवर ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि उसका माल जल्दी जल्दी बिक रहा है और उसका स्टॉक ज़्यादा समय तक गोडाउन में नहीं पड़ा रहता। इससे कंपनी की कैश फ्लो बेहतर रहती है। इसका फॉर्मूला क्या है? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इक्वल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉग्स एवरेज इन्वेंटरी, जहाँ COGS यानी उस साल कंपनी ने माल बनाने में जितना खर्च किया, एवरेज इन्वेंटरी यानी साल की शुरुआत और अंत की इन्वेंटरी का औसत। इस फॉर्मूले से हम पता लगाते हैं कि कंपनी ने पूरे साल में अपने स्टॉक को कितनी बार घुमाया यानी खरीदा बेचा। एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी की COGS 10 लाख रुपए है और उसकी एवरेज इन्वेंटरी 2 लाख रुपए है।
तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो होगा इक्वल्स 10 लाख रुपए पर 2 लाख रुपए इक्वल्स 5। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने साल भर में अपनी इन्वेंटरी को 5 बार पूरी तरह से घुमा दिया, यानी बेचा और फिर से नया स्टॉक लिया। हाई और लो रेशियो का मतलब क्या होता है? अगर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो ज़्यादा है तो यह अच्छा संकेत होता है। इसका मतलब कंपनी का माल जल्दी बिकता है, स्टॉक फालतू नहीं पड़ा रहता और पैसा फंसता नहीं है। लेकिन अगर यह रेशियो बहुत कम है तो इसका मतलब हो सकता है कि कंपनी का माल धीरे बिकता है या मांग कम है, जिससे इन्वेंटरी लंबे समय तक अटकी रहती है। इससे नुकसान या कैश फ्लो की प्रॉब्लम हो सकती है। इन्वेस्टर के लिए क्यों ज़रूरी है? इन्वेस्टर के लिए ये रेशियो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाता है। अगर कंपनी का स्टॉक जल्दी बिकता है तो इसका मतलब है कि उसका प्रोडक्ट डिमांड में है, कैश फ्लो अच्छा है और कंपनी फालतू खर्च नहीं कर रही। वहीं स्लो मूविंग इन्वेंटरी किसी खतरे का संकेत भी हो सकती है। इसलिए इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो देखकर निवेशक यह अंदाज़ा लगा सकता है कि कंपनी का बिजनेस वाकई में तेजी से चल रहा है या बस स्टॉक जमा करके बैठी है। अब हम एफिशिएंसी रेशियो टाइप के दूसरे रेशियो की बात कर रहे हैं। आइए अब समझते हैं रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो को पूरी तरह से आसान भाषा में रियल उदाहरण के साथ। रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि किसी कंपनी को अपने कस्टमर से बकाया पैसे, जिसे हम अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं, कितनी बार पूरे साल में वापस मिल गए। सीधी भाषा में कहें तो ये रेशियो हमें बताता है कि कंपनी कितनी तेजी से अपने ग्राहकों से उधार में बिकी चीज़ों का पेमेंट वसूल कर रही है। अगर कोई कंपनी बार बार सामान बेचती है लेकिन पैसे देर से आते हैं तो कंपनी की कैश फ्लो बिगड़ सकती है। इसलिए ये रेशियो बताता है कि कंपनी की उधारी पर बिके माल की रिकवरी कितनी मजबूत है। इसका फॉर्मूला है रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इक्वल्स नेट क्रेडिट सेल्स एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। यहाँ नेट क्रेडिट सेल्स का मतलब वो सेल्स है जो उधार में हुई, कैश में नहीं। एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब साल की शुरुआत और अंत के बकाया का औसत। अब एक रियल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी ने एक साल में 12 लाख रुपए की उधारी पर सेल की और साल की शुरुआत में बकाया था 1 लाख रुपए और साल के अंत में 1,40,000 रुपए। तो एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल होगा रुपए 1 लाख जोड़ 1,40,000 क्यू इक्वल्स 1,20,000 रुपए। अब रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इक्वल्स 12 लाख रुपए पर 1,20,000 रुपए इक्वल्स 10। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने साल में अपने ग्राहकों से बकाया रकम औसतन 10 बार वसूली, यानी हर 36 दिन में पेमेंट मिल रहा है। 365 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स 36.5 दिन, जो एक अच्छी स्पीड मानी जाती है। अगर यह रेशियो ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि कंपनी तेजी से पेमेंट वसूल करती है, उसका कलेक्शन सिस्टम मजबूत है और कैश फ्लो अच्छा चलता है। लेकिन अगर यह रेशियो कम है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ग्राहक पेमेंट देने में देरी कर रहे हैं, कंपनी की रिकवरी कमजोर है या फिर कस्टमर को उधार देने की पॉलिसी ढीली है, जो निवेशकों के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। निवेशक के नज़रिए से यह रेशियो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कंपनी का पैसा बाजार में कितना अटका हुआ है और वो उसे कितनी जल्दी वापस ला रही है। अगर एक कंपनी का पैसा बहुत ज़्यादा वक्त तक फंसा रहता है तो वह दूसरी ज़रूरी चीज़ों जैसे मटेरियल खरीदने या ऑपरेशन चलाने में मुश्किल झेल सकती है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की, जो किसी भी कंपनी की असली कमाई की ताकत दिखाते हैं। बिल्कुल, आइए इसी बात को और गहराई से आसान भाषा में समझते हैं, ताकि जब भी आप किसी कंपनी की कमाई पर नज़र डालें तो ये रेशियो आपके दिमाग में एकदम साफ तस्वीर खींच दें। जब हम कहते हैं कि कोई कंपनी प्रॉफिट में है या अच्छा मुनाफा कमा रही है तो इसका मतलब केवल यह नहीं होता कि उसने बहुत सामान बेच लिया या उसकी सेल्स करोड़ों में पहुंच गई। असली बात तब समझ आती है जब हम जानते हैं कि उस बिक्री से कंपनी को सच में कितना फ़ायदा हुआ, यानी खर्चों को घटाने के बाद हाथ में क्या बचा। यही पता चलता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से। इन रेशियो का काम है कंपनी की आमदनी मतलब रेवेन्यू और उसके सारे ज़रूरी खर्चों जैसे कच्चा माल, सैलरी, किराया, टैक्स, ब्याज आदि के बीच का रिश्ता दिखाना।
ये रेशियो इस सवाल का जवाब देते हैं, कंपनी की कुल बिक्री में से आखिरकार कितना हिस्सा मुनाफे में बदला। उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए दो कंपनियां हैं, दोनों ने ही 10 करोड़ रुपए की बिक्री की है, लेकिन पहली कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ 2 करोड़ रुपए और दूसरी को 50 लाख रुपए। अब आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, पहली कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि उसने हर 100 रुपए की सेल पर 20 रुपए कमाया, जबकि दूसरी ने सिर्फ 5 रुपए। यही बात प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में साफ दिखाई देती है। इन रेशियो से हम ये बातें भी समझ सकते हैं, क्या कंपनी अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कर रही है, क्या इसके खर्च काबू में हैं, क्या इसका मुनाफा लंबे समय तक टिकाऊ है। तो कुल मिलाकर ये रेशियो किसी भी निवेशक के लिए लाइट हाउस की तरह होते हैं, जो ये दिखाते हैं कि कंपनी अपने खर्चों को कितनी समझदारी से संभाल रही है और कितनी कुशलता से मुनाफा कमा रही है। अगर किसी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज लगातार कई सालों से मजबूत हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल टिकाऊ है और वहां निवेश करने लायक भरोसा है। इनके मुख्य प्रकार भी होते हैं, इन सभी के बारे में बारीकी से समझते हैं। पहला है, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है। ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन बताता है कि किसी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेचकर कच्चे खर्चों को घटाने के बाद कितना मुनाफा कमाया। ये कच्चा खर्च कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS होता है, जैसे किसी कपड़े की फैक्ट्री के लिए कच्चा कपड़ा, मजदूरी, मशीन की बिजली आदि। ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला होता है, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन प्रतिशत इक्वल्स ग्रोस प्रॉफिट रेवेन्यू गुना 100 और ग्रोस प्रॉफिट इक्वल्स रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मान लीजिए एक कंपनी ने 10 लाख रुपए की सेल की और उसे वो सामान बनाने में 6 लाख रुपए खर्च आया COGS, तो इसका ग्रोस प्रॉफिट होगा 4 लाख रुपए। अब मार्जिन निकालते हैं, 4 लाख रुपए भाग 10 लाख रुपए गुना 100 इक्वल्स 40%। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी हर 100 रुपए की बिक्री पर 40 रुपए कमाती है, अपने डायरेक्ट खर्चों को घटाने के बाद। ये एक अच्छी ग्रॉस मार्जिन मानी जाती है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्यों जरूरी है? 1. बिजनेस का बेसिक हेल्थ है। अगर कंपनी का ग्रॉस मार्जिन कम है, तो हो सकता है कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है या फिर वो बहुत सस्ते में बेच रही है, जो दोनों ही चिंता की बात है। 2. कंपेयर करना आसान होता है। अगर दो कंपनियां एक ही इंडस्ट्री में हैं, तो ग्रॉस मार्जिन से आप तुरंत समझ सकते हैं कि किसकी कॉस्ट कंट्रोलिंग बेहतर है। 3. मार्केटिंग और इन्वेस्टमेंट के पैसे कहां से आएंगे? ग्रॉस मार्जिन ही वो पैसा है जिससे कंपनी अपने बाकी खर्च पूरे करती है, जैसे सैलरी, ऑफिस खर्च, रिसर्च, विज्ञापन आदि। अगर यहीं से पैसा नहीं बचा, तो बाकी कैसे संभालेगी? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से हम जान पाते हैं कि कंपनी का कोर बिजनेस मॉडल कितना मजबूत है। अगर मार्जिन अच्छा है, तो कंपनी आगे और भी फायदे में जा सकती है। लेकिन अगर मार्जिन बहुत पतला है, तो सेल बढ़ने के बाद भी प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा और ये इन्वेस्टर के लिए रेड फ्लैग हो सकता है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में एक कदम आगे बढ़कर ये बताता है कि कंपनी अपने कॉर्पोरेशंस से असल में कितना मुनाफा कमा रही है। यानी ये रेशियो सिर्फ माल बेचने और बनाने के खर्च तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कंपनी के ऑपरेशनल खर्चे भी जुड़ते हैं, जैसे कर्मचारी की सैलरी, ऑफिस का किराया, बिजली बिल, मार्केटिंग खर्च वगैरह। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक ऐसा फाइनेंशियल रेशियो है जो बताता है कि कंपनी अपने बिजनेस को चलाने के बाद, यानी अपने रोजमर्रा के खर्चे जैसे कर्मचारी की तनख्वाह, बिजली बिल, ऑफिस का किराया, मार्केटिंग खर्च, ट्रांसपोर्टेशन आदि हटाने के बाद अपनी कुल बिक्री में से कितना मुनाफा बचा पा रही है। इसे ऑपरेटिंग मार्जिन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह केवल ऑपरेशन से होने वाले प्रॉफिट को देखता है। इसमें ब्याज, टैक्स या किसी भी तरह के नॉन ऑपरेशनल खर्च शामिल नहीं होते। इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इक्वल्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट भाग रेवेन्यू गुना 100। मान लीजिए एक कंपनी की सालाना बिक्री 50 लाख रुपए है और उसका सामान बनाने में 30 लाख रुपए और ऑफिस वगैरह चलाने में 10 लाख रुपए खर्च होते हैं, तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10 लाख रुपए हुआ। 50, 30, 10 और ऑपरेटिंग मार्जिन इक्वल्स 10 भाग 50 गुना 100 इक्वल्स
20%, यानी कंपनी हर 100 रुपये की सेल पर 20 रुपये का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। इस रेशियो से हमें ये समझ आता है कि कंपनी अपने मुख्य बिजनेस को कितनी कुशलता से चला रही है। अगर कोई कंपनी लाखों करोड़ों की सेल कर रही हो लेकिन उसका ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत कम हो, तो इसका मतलब है कि उसका खर्च बहुत ज़्यादा है या वह अपने संसाधनों का सही उपयोग नहीं कर रही। वहीं अगर कोई कंपनी लगातार अपना ऑपरेटिंग मार्जिन सुधार रही है, तो इन्वेस्टर्स के लिए यह एक मजबूत संकेत है कि कंपनी का प्रबंधन अच्छा काम कर रहा है, खर्चों को कंट्रोल कर रहा है और आगे चलकर प्रॉफिट भी और बढ़ा सकता है। इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के असली स्वास्थ्य की झलक देता है और किसी भी समझदार निवेशक के लिए ये रेशियो देखना बेहद जरूरी होता है। अगला है नेट प्रॉफिट मार्जिन, एक बहुत ही जरूरी फाइनेंशियल रेशियो है जो ये बताता है कि कंपनी ने अपनी कुल बिक्री रेवेन्यू में से सभी खर्चों को घटाने के बाद आखिर में कितना शुद्ध मुनाफा नेट प्रॉफिट कमाया। यानी इसमें प्रोडक्शन का खर्च, सैलरी, किराया, मार्केटिंग, ब्याज, टैक्स, हर तरह का खर्च शामिल होता है। इसे हम कंपनी की पैसे कमाने की अंतिम ताकत कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन इक्वल्स नेट प्रॉफिट भाग रेवेन्यू गुना 100। उदाहरण से समझें, मान लीजिए एक कंपनी की कुल बिक्री 1 करोड़ रुपए है। उसने प्रोडक्शन में 60 लाख रुपए, ऑफिस खर्च में 10 लाख रुपए, टैक्स, ब्याज आदि में 10 लाख रुपए खर्च किए, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट बचा 20 लाख रुपए, 1 करोड़ 80 लाख। अब अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालें तो वो होगा 20 लाख भाग 1 करोड़ गुना 100 इक्वल्स 20%। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी हर 100 रुपये की सेल पर 20 रुपये का शुद्ध मुनाफा कमा रही है। ये रेशियो ये दिखाता है कि कंपनी सिर्फ सेल्स बढ़ाकर नहीं बल्कि उन सेल्स से सच में मुनाफा निकाल रही है या नहीं। क्योंकि कई बार कंपनियां ज़्यादा डिस्काउंट देकर या खर्चा बढ़ाकर सेल्स तो बढ़ा लेती हैं, लेकिन असली मुनाफा नहीं होता। इसलिए नेट प्रॉफिट मार्जिन ये समझने के लिए बहुत अहम है कि कंपनी अपनी हर कमाई पर कितना पैसा आखिर में अपने पास रख पा रही है। अगर ये मार्जिन साल दर साल बढ़ रहा है तो इन्वेस्टर को समझना चाहिए कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ मजबूत है और यह एक निवेश करने लायक कंपनी हो सकती है। यानी ये रेशियो सीधे आपके इन्वेस्टमेंट के भविष्य से जुड़ा होता है। अब बात करते हैं ROA, रिटर्न ऑन एसेट्स, एक बहुत ही ज़रूरी और उपयोगी फाइनेंशियल रेशियो है जो हमें बताता है कि कोई कंपनी अपनी कुल संपत्तियों एसेट्स का इस्तेमाल करके कितना मुनाफा कमा रही है। यानी कंपनी के पास जो भी संसाधन हैं जैसे मशीन, बिल्डिंग, कैश, इन्वेंट्री आदि, वो उन्हें कितना असरदार तरीके से इस्तेमाल कर रही है प्रॉफिट कमाने के लिए। ROA का फॉर्मूला होता है ROA इक्वल्स नेट प्रॉफिट भाग टोटल एसेट्स गुना 100। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी का नेट प्रॉफिट 10 लाख रुपए है और उसके पास कुल एसेट्स जैसे मशीनें, बिल्डिंग, इन्वेंट्री, कैश आदि 1 करोड़ रुपए के हैं। तो ROA इक्वल्स 10 लाख भाग 1 करोड़ गुना 100 इक्वल्स 10%। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी अपनी हर 100 रुपये की संपत्ति से 10 रुपये का प्रॉफिट कमा रही है। अब सोचिए, 2 कंपनियां हैं A और B, दोनों 10 लाख रुपए कमा रही हैं, लेकिन A के पास एसेट्स 1 करोड़ रुपए हैं और B के पास 50 लाख रुपए। तो A का ROA होगा 10%, लेकिन B का ROA होगा 10 लाख भाग 50 लाख गुना 100 इक्वल्स 20%। यानी B कम संसाधनों से ज़्यादा मुनाफा कमा रही है। इसका मतलब है कि उसकी एसेट्स की क्वालिटी और उपयोग बहुत असरदार है। इसलिए ROA इन्वेस्टर्स के लिए एक शानदार टूल है ये जानने के लिए कि कंपनी सिर्फ दिखाने के लिए बड़ी है या वाकई में वो अपने पास मौजूद एसेट्स का पूरा फायदा उठा रही है। खासकर उन सेक्टर्स में जहां मशीनरी और प्रॉपर्टी जैसी भारी एसेट्स होती हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां ROA बहुत काम आता है। और अगर किसी कंपनी का ROA लगातार कम हो रहा है तो समझ जाए कि कंपनी अपने रिसोर्सेस को सही से यूज नहीं कर रही और वहां इन्वेस्टमेंट सोच समझकर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, एक ऐसा फाइनेंशियल रेशियो है जो बताता है कि किसी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसों से कितना मुनाफा कमाया है। यानी ये रेशियो ये दिखाता है कि जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया है, यानी शेयर होल्डर्स, उन्हें उस पैसे पर कितना रिटर्न मिला। ROE का फॉर्मूला है ROE इक्वल्स नेट प्रॉफिट भाग शेयर होल्डर्स इक्विटी गुना 100। अब इसे आसान भाषा और उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी का नेट प्रॉफिट 20 लाख रुपए है और शेयर होल्डर्स का इक्विटी यानी कंपनी में लगाए गए मालिकाना हिस्से वाला पैसा है 1 करोड़ रुपए। तो ROE
होगा 20 लाख भाग 1 करोड़ गुना 100 इक्वल्स 20%। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के हर 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट पर 20 रुपये कमाया है। यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, ROE इन्वेस्टर्स के लिए ये जानने का जरिया है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे का कितना अच्छा इस्तेमाल कर रही है। मान लीजिए 2 कंपनियां हैं और बीच दोनों 10 लाख रुपए का मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन ए के शेयर होल्डर्स इक्विटी है 50 लाख रुपए जबकि बी की है 25 लाख रुपए। ए का ROE होगा 10 लाख भाग 50 लाख गुना 100 इक्वल्स 20%। बी का ROE होगा 10 लाख भाग 25 लाख गुना 100 इक्वल्स 40%। अब यहाँ साफ है कि बी कंपनी ने कम पैसे से ज़्यादा मुनाफा निकाला, यानी वो ज़्यादा एफिशिएंट है अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को इस्तेमाल करने में। इसलिए ROE जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जैसे 80-100% तो वहाँ ज़रूरी है ये भी देखें कि कंपनी बहुत ज़्यादा कर्ज लेकर तो मुनाफा नहीं कमा रही, क्योंकि कम इक्विटी और ज़्यादा कर्ज से ROE आर्टिफिशियली बढ़ सकता है। निवेशक के लिए ROE इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह उन्हें एक सीधा जवाब देता है, क्या मेरी इन्वेस्ट की गई रकम कंपनी अच्छे से इस्तेमाल कर रही है। एक अच्छा और स्थिर ROE इस बात का संकेत होता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल मुनाफे वाला है और उसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ की संभावना है। अब अगली और आखिरी रेशियो की बात करते हैं। EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर एक ऐसा फाइनेंशियल रेशियो है जो ये बताता है कि किसी कंपनी ने एक शेयर पर कितना मुनाफा कमाया है। मतलब अगर आपने उस कंपनी का एक शेयर खरीदा है तो कंपनी ने आपकी उस एक शेयर यूनिट पर कितनी कमाई की है, ये EPS के जरिए साफ साफ पता चलता है। इसका फॉर्मूला होता है EPS इक्वल्स नेट प्रॉफिट प्रेफरेंस डिविडेंड भाग टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। अब इसे आसान भाषा में एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी का नेट प्रॉफिट 10 करोड़ रुपए है और उसे 1 करोड़ रुपए का प्रेफरेंशियल डिविडेंड देना है, यानी बचे 9 करोड़ रुपए। अब मान लीजिए कंपनी के कुल 3 करोड़ इक्विटी शेयर मार्केट में मौजूद हैं, यानी आउटस्टैंडिंग शेयर। तो EPS होगा इक्वल्स 9 करोड़ रुपए भाग 3 करोड़ शेयर इक्वल्स 3 रुपए प्रति शेयर। इसका मतलब है कि कंपनी ने हर एक शेयर पर 3 रुपए का मुनाफा कमाया है। अब सोचिए, अगर आपने उस कंपनी के 100 शेयर लिए हैं तो कंपनी ने आपके शेयरों के बदले कुल 300 रुपए का मुनाफा कमाया है। ये पैसा कंपनी अपने पास रखेगी या आपको डिविडेंड के रूप में देगी वो अलग बात है, लेकिन EPS आपको कंपनी की प्रति शेयर कमाई का सीधा आइडिया देता है। EPS का महत्व इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि वो कंपनी मुनाफा कमाए और उसका फ़ायदा आपको भी मिले। अगर EPS लगातार बढ़ रही है तो ये इस बात का संकेत है कि कंपनी का बिजनेस मजबूत है और उसका मुनाफा भी समय के साथ बढ़ रहा है। इससे शेयर की कीमत भी बढ़ने की संभावना होती है। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान रखना जरूरी है, EPS अकेले देखने से पूरी तस्वीर नहीं बनती। मान लीजिए किसी कंपनी ने अपने शेयरों की संख्या घटा दी, बायबैक किया, तो EPS आर्टिफिशियली बढ़ सकती है। इसलिए EPS को हमेशा कंपनी की नेट प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू और डेट लेवल्स जैसे दूसरे फैक्टर्स के साथ मिलाकर देखना चाहिए। निष्कर्ष, EPS वो आधार है जिस पर कई इन्वेस्टर ये तय करते हैं कि किसी कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए या नहीं। इसलिए अगर आप भी शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो EPS को समझना और उसका विश्लेषण करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज निवेशक के लिए क्यों ज़रूरी है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज किसी भी निवेशक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कंपनी सिर्फ बिक रही है या वाकई में कमाई भी कर रही है। एक कंपनी जिसका ग्रॉस मार्जिन अच्छा है लेकिन नेट मार्जिन कम है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं खर्च बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वहीं ROE और ROA जैसे रेशियो ये बताते हैं कि कंपनी निवेश किए गए पैसे से कितना फ़ायदा कमा रही है। एक प्रॉफिटेबल कंपनी ही लंबी रेस का घोड़ा होती है और यही बात निवेशकों के लिए सबसे ज़रूरी संकेत होती है। अब जब आपने इतने सारे फाइनेंशियल रेशियोज को समझ लिया तो अगला सबसे ज़रूरी सवाल यही है कि इन रेशियोज का इस्तेमाल कैसे करें। मतलब रेशियो निकालने के बाद असली काम वहीं से शुरू होता है, क्योंकि सिर्फ नंबर जान लेना काफ़ी नहीं है, नंबर के पीछे की कहानी समझना सबसे ज़रूरी होता है।
एक, सिर्फ एक साल का डेटा मत देखो, ट्रेंड देखो, पैटर्न पकड़ो। मान लीजिए किसी कंपनी का ROE रिटर्न ऑन इक्विटी इस साल 20% है। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये हर साल बढ़ रहा है या घट रहा है? अगर पिछले 5 सालों से ये 25%, 23%, 21%, फिर अब 20% हो गया है, तो ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। इसका मतलब कंपनी की एफिशिएंसी धीरे धीरे गिर रही है। लेकिन अगर यही ROE 15%, 17%, 19%, 20% ऐसे बढ़ता आ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। ट्रेंड आपको कंपनी की असली दिशा दिखाता है, अभी कहाँ है और भविष्य में कहाँ जा सकती है। 2. पीयर कंपैरिजन जरूरी है। अकेले रेशियो का मतलब अधूरा होता है। रेशियो को कभी भी सिर्फ अकेले मत देखो। मान लो TCS का ROE 22% है, अच्छा लगता है ना? लेकिन अगर इन्फोसिस का ROE 28% है और टेक महिंद्रा का 25%, तो अब दिखा कि TCS सबसे पीछे है। यही होता है पीयर कंपैरिजन। इसका मतलब आप कंपनी को उसके सेक्टर के बाकी खिलाड़ियों से कंपेयर करते हो, ताकि आप जान सको कि कौन असली चैंपियन है और कौन बस नाम का ब्रांड है। 3. हिडन डेंजर ढूंढो, बैलेंस शीट की तह में जाकर। रेशियो एक तरह से टॉर्च लाइट होता है, जो बैलेंस शीट के अंधेरे कोनों में छिपे खतरे भी दिखा देता है। मान लीजिए डेट टू इक्विटी रेशियो 2.5 है, यानी कंपनी पर बहुत सारा कर्ज है। अब चाहे नेट प्रॉफिट अच्छा दिखे, लेकिन ज़्यादा डेट मतलब रिस्क ज़्यादा। एक छोटा सा मंदा स्लो डाउन आया तो कंपनी डूब सकती है। या मान लो कंपनी की करंट लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन करंट एसेट्स कम, यानी नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब है कि कंपनी को अपने खर्च पूरे करने के लिए हर बार उधार लेना पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें रेशियो एनालिसिस से ही पता चलती हैं। 4. रेशियो सिर्फ नंबर नहीं, ये एक्स-रे रिपोर्ट है कंपनी की। जैसे इंसान के शरीर की बीमारी ब्लड रिपोर्ट से पता चलती है, वैसे ही कंपनी की सेहत इन रेशियो से दिखती है। अगर सारे रेशियो हेल्दी हैं, तो कंपनी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर कई रेशियो बिगड़े हुए हैं, तो बाहर से चमकती कंपनी अंदर से खोखली हो सकती है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि बैलेंस शीट से सिर्फ नंबर नहीं निकलते, बल्कि वो रेशियोज निकलते हैं जो कंपनी की असली हालत की कहानी कहते हैं। ये फाइनेंशियल रेशियोज वो टूल्स हैं जो हर एक समझदार निवेशक के पास होने चाहिए, क्योंकि सही आंकड़े ही सही फैसले दिलाते हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है, तो यकीन मानिए इस सीरीज के बाकी पार्ट्स आपको और भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक हैं, एक एक करके ज़रूर देखिए, क्योंकि हर वीडियो आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बना रहा है। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर ठोकिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और निवेश बाजार को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम बातें नहीं, असली सीख देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक, नई सीख और नए नज़रिए के साथ। तब तक याद रखिए, नो एक्सक्यूजेस, ओनली ग्रोथ। और हाँ, एक छोटा सा टास्क नीचे कमेंट करके बताइए, आज के वीडियो में कौन सा रेशियो आपके लिए सबसे आई ओपनिंग रहा।